आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन जारी है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी नेता पहुंचे। सरदार पटेल स्मृति भवन में बैठक के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जनसंकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। The present scenario of the country is, you are well aware that the country is going to face a general election. Therefore, this working committee is going to be one of the important working committee as far as country's future is concerned. We are going to take important decisions. We are going to make strategies to fight this election. तो गुजरात में जहां कांग्रेस का मंथन जारी है, तो दिल्ली में कांग्रेस बूथ कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया। पुलवामा आतंकी हमले पर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने तंज कसते हुए आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित कर दिया। इसने बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका दे दिया और बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से देश को शर्मिंदा किया है। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। किसको? जिसने कई हमारे सेना के जवानों को बलिदान करवाया है। ऐसे आतंकवादी को, ऐसे हत्यारे को उन्होंने आज मसूद अजहर जी कहा है। हमें लगता था कि राहुल गांधी अपनी गलती का एहसास कर माफी मांगेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दरबारी हैं उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है। मैं राहुल गांधी की भर्त्सना करता हूं, पूरे कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना करता हूं और देश के सामने हम कांग्रेस पार्टी को और बेनकाब करेंगे। जिस तरह से इन्होंने देश की पूरी भावना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बहुत बड़ा तिरस्कार किया है और अपने वक्तव्य से, अपनी टिप्पणी से देश को शर्मिंदा किया है। और इधर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी है। आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर देश भर से मिले सुझावों पर भी विचार करेगी और बीजेपी पहली बार लोगों से अपने घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रही है, जिसे चुनाव संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैनिफेस्टो को लेकर लोगों से किसानों, श्रमिकों, मजदूरों, युवाओं से जुड़े विषयों समेत सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर, 3 तलाक, एक देश एक चुनाव, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारी संख्या में लोगों के सुझाव प्राप्त हुए हैं। बीजेपी की संकल्प समिति की ये अगले दौर की बैठक है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों का आत्मघाती गठजोड़ है और लोकसभा चुनाव में लोगों को मोदी या अराजकता में से एक का चयन करना है। अरुण जेटली ने आगामी आम चुनाव को मोदी यानी निश्चितता
और बनाम अराजकता के बीच होने वाला चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि देश के सत्ताधारी पक्ष के पास ऐसा नेतृत्व है जिस पर लोगों का भरोसा है, जिसको जनता ने परखा हुआ है, जिसने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष के इन दलों में नेतृत्व को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सेना की कार्रवाई को राजनीति से जोड़ना गलत है। एक निजी चैनल में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारी फौज प्रोफेशनल है, पॉलिटिक्स से एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखती है, डोमेस्टिक अफेयर्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होती और देश की रक्षा करने के लिए एकदम प्रोफेशनल रहती है। इसलिए हर राजनीतिक कार्यकर्ता को या व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को भी यह समझ में रहना चाहिए, चाहे वो मेरा समर्थक हो चाहे मेरा विरोधी हो, कि आपको एकदम आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिकल प्रोसेस से एक डिस्टेंस पे रखना चाहिए और इसी में जो हमारी डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। मेरा सिर्फ कहने का ये उद्देश्य है कि इस विषय को हमें देश की भीतरी राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं उन्होंने महागठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता को यह तय करना है कि उन्हें अराजक विकल्प चाहिए या निर्णायक और मजबूत नेतृत्व। हम लोगों को एक केओटिक किस्म का विकल्प चाहिए जिसका हर पार्टनर यह कोशिश कर रहा हो कि मेरी सीट बढ़ जाए और दूसरे की कम हो जाए ताकि अंत में लड़ाई में मैं आगे निकल जाऊं। तो ममता जी कहती हैं कि बंगाल में तो एक सीट नहीं दूंगी, ना लेफ्ट को ना कांग्रेस को, तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन बाद में इकट्ठे हो जाएंगे ताकि मेरी ज्यादा आ जाए। मायावती जी कह रही हैं कि मैं यूपी में तो एक सीट नहीं लेने दूंगी आपको, मैं अपनी बढ़ाऊंगी, लेकिन बाकी प्रांतों में आपके खिलाफ कैंडिडेट लड़ाऊंगी, आपको कमजोर करना है मुझे। तो इनकी लड़ाई तो अभी हमारे साथ है, 2 महीने के बाद जो एक दूसरे से होने वाली है ये तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। एट अ स्टेज वे यू हैव अ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वे यू हैव अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, वे यू हैव सच सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस, मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी सरकार जिसमें कोहेरेंस हो, जिसमें लीडरशिप की क्लैरिटी हो, लीडरशिप का डायरेक्शन क्लियर हो और लीडरशिप में निर्णय लेने की क्षमता हो, वो हर विषय में लागू होगा, वो केवल सिक्योरिटी के विषय में लागू नहीं होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में तेजी आ गई है और पार्टी दफ्तर में जहां लोगों की आमद बढ़ गई है, तो वहीं बीजेपी ने अब की बार फिर मोदी सरकार के साथ विकास के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरने की बात कही है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि मजबूत नेतृत्व बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री के अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई थी। इस बार पार्टी ने अब की बार फिर मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के मुताबिक इस चुनाव में पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व के सहारे पार्टी दोबारा केंद्र में वापसी की राह देख रही है। जो उन्होंने काम किया वह विकास का एजेंडा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, सफल नेतृत्व का मुद्दा लेके आगे बढ़ेंगे, विश्वसनीय नेतृत्व का मुद्दा लेके आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व का मुद्दा लेके आगे बढ़ेंगे, भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है उसको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और ओवरऑल अब जिस स्पीड से भारत का विकास हो रहा है उसको और आगे बढ़ाना है। तो 2019 में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले से अधिक सीटें जीत करके हम सरकार बनाएंगे। इस चुनाव को विपक्षी महागठबंधन बनाम नरेंद्र मोदी प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि महागठबंधन उनके लिए चुनौती नहीं है। तो ऐसा गठबंधन कभी चलता नहीं है। देश की जनता जानती है कि यह गठबंधन एक व्यक्ति को रोकने के लिए है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई तथ्य पे बात नहीं करते, तो इसलिए ऐसा गठबंधन कभी सफल होता नहीं है। बीजेपी का मानना है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व को दिखाया है, जिससे जनता में सकारात्मक संदेश गया है। पार्टी मोदी है तो मुमकिन है कि बलबूते
जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर चुकी है और बीजेपी सूत्रों के मुताबिक गीतकार प्रसून जोशी राष्ट्रवाद पर नया गीत भी लिख रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करेगी। कृष्ण मोहन शर्मा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर फैसला करने के लिए अपने आवास पर एक बैठक बुलाई है। आज दोपहर तक उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। पार्टी लोकसभा चुनाव में 10 से 12 नए चेहरों को मौका दे सकती है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 19 मई तक यानी 7 चरणों में यहां मतदान होगा। चुनाव आयोग ने रविवार को इसकी घोषणा की। वहीं रमजान महीने में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि शुक्रवार के दिन वोटिंग नहीं रखी गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि रमजान के समय चुनाव रखे गए हैं क्योंकि चुनाव पूरे महीने नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता था। हालांकि मुख्य त्योहार की तारीख और शुक्रवार के दिन को वोटिंग से अलग रखा गया है। अगर आप दिव्यांग हैं और पोलिंग बूथ तक आने में लाचार हैं तो घर से बूथ तक आपके लिए गाड़ी का इंतजाम होगा। इतना ही नहीं, आम नागरिक भी चुनाव के दौरान हो रही गड़बड़ी की शिकायत सीधे एक ऐप पर जाकर कर सकता है। आम लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। देश भर में पहली बार वोट डालने वाले युवा वोटरों की तादाद करीब 1.5 करोड़ है, जिसमें दिल्ली का आंकड़ा करीब 1,55,000 से ज्यादा है। दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक करीब 1,39,00,000 नए वोटर जोड़े गए हैं, जिसमें 76,61,000 से ज्यादा पुरुष वोटर हैं, 62,35,000 से ज्यादा महिला और 647 अन्य वोटर हैं। People should file Form 6, apply for enrollment immediately, as soon as possible. They should not keep waiting, because they should not be under the impression that this will go on and on. The rule position is that after the last day of nomination, no changes can be made in the electoral roll. It is frozen on the last day of nomination. दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई नए इंतजाम किए गए हैं। व्हीलचेयर, ब्रेल, रैंप जैसी सुविधाओं के अलावा जिन दिव्यांगों को जरूरत होगी उनको घर से बूथ तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मुहैया कराई जाएगी। सोशल मीडिया पर चल रहे पॉलिटिकल एड पर भी नजर होगी। इस प्लेटफॉर्म पर एड आने से पहले उसका प्री सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर कुछ बूथ पर पोलिंग पार्टी में सभी महिलाएं ही हों, ये भी कोशिश है। चुनाव में आम नागरिक पार्टी कैंडिडेट द्वारा की जा रही गड़बड़ी, हेट स्पीच को तस्वीर या वीडियो के जरिए एक खास सी विजिल ऐप पर शेयर कर सकता है। 100 मिनट के अंदर शिकायतों की सुनवाई भी होगी। सी विजिल एक नई शुरुआत है। सी विजिल इज ए मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप कोई भी सिटीजन डाउनलोड कर सकता है। ये जो फर्स्ट नोटिफिकेशन होगा उस दिन एक्टिवेट होएगी ये, तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने फ़ोन पे सी विजिल ऐप को ऑन करके आप कोई फ़ोटो लें या कोई वीडियो बनाएं, छोटा वीडियो तकरीबन 2 मिनट का, और उसको सबमिट कर दें, तो विद इन सेकेंड्स इट विल कम टू अस। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2014 में दिल्ली में 65.7% वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग की कोशिश है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक लाया जाए। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर पर फेक न्यूज और चरमपंथ के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें करती आई है। आम चुनाव 2019 की घोषणा के साथ ही ट्विटर ने भी पॉलिटिकल विज्ञापनों के लिए नई नीति का ऐलान कर दिया है। इस नीति के मुताबिक किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को ट्विटर पर अपना विज्ञापन देने के पहले सर्टिफिकेट लेना होगा। आम चुनाव के ऐलान के बाद देश में लोकतंत्र के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। रैलियां, भाषण, पब्लिक मीटिंग से प्रचार के पारंपरिक तरीकों के साथ सोशल मीडिया भी प्रचार का एक अहम माध्यम बन गया है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नई ट्विटर एड पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का मकसद ट्विटर प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों से पारदर्शिता लाना है, जिसके तहत
कोई भी ऐड जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दिया जाए या एक पॉलिटिकल कैंडिडेट द्वारा दिया जाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए दिया जाए, उस ऐड को एक विशेष रूप से फ्लैग किया जाएगा। उसको सिर्फ चिन्हित लोग ही दे सकते हैं और इसके लिए लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा ये ऐड डालने के लिए। तो उनको अपने इलेक्शन, या तो पार्टी है तो उसको सर्टिफिकेट के साथ अपने, अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको अपने सर्टिफिकेट के साथ, या अगर कोई इंडिविजुअल है जो किसी पार्टी या कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है तो उसके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसके बाद देने के बाद ही वो ऐसे ऐड डाल पाएंगे। नई ट्विटर ऐड पॉलिसी के मुताबिक किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता को ट्विटर पर विज्ञापन देने के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए उसे 3 दिन पहले आवेदन करना होगा। चुनाव आयोग की मुहर के बाद ही राजनीतिक पार्टी या नेता ट्विटर पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं। इस पॉलिसी के जरिए कोई भी व्यक्ति विज्ञापन पारदर्शिता, केंद्र की मदद से किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन, ट्विटर पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन, बिलिंग की जानकारी, विज्ञापन व्यय और टारगेटिंग डेमोग्राफिक डेटा की जानकारी अगले 7 दिन तक ले सकता है। ट्विटर ने यह भी कहा है कि भारत में रहने वाला उनका कोई भी एम्प्लॉई ये चीज़ निर्धारित नहीं करेगा। अभी कुछ दिन पहले उनको संसद ने बुलाया था, प्रिविलेज एक्शन कमेटी ने उनको एक नोटिस भी दिया था, तो उन्होंने ये क्लियर किया कि भारत में हम निर्धारित नहीं करते, इसको हम अमेरिका में निर्धारित करते हैं। तो मतलब अमेरिका में बैठ करके लोग निर्धारित करेंगे कि भारत में चलने वाला कौन सा ऐड पॉलिटिकल है और नहीं है। ट्विटर की ये ऐड पॉलिसी अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में लागू की गई थी, जिसके बाद इसे यूरोपियन यूनियन और अब भारत में लागू की गई है। ट्विटर जल्द ही इस पॉलिसी को ऑस्ट्रेलिया में चुनावों में भी लागू करेगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।